हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारा केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। तो इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो है, हम एटम्स के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग इसमें यहाँ से है कि देखो मतलब 5000 BC, यानी काफ़ी एंशियंट हो गया, ये बहुत पुरानी बात हो गई। 5000 BC के अंदर कुछ लोगों ने, ये जो उस समय के जो हमारे पास फिलोसोफर थे, जिन्हें हम साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो किसी उन्होंने थ्योरी के आधार पर और उन्होंने अपने कुछ मिथ्स के आधार पर इन्होंने ये सब बताया था। कोई एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो इसके ऊपर नहीं हुए थे। तो 5000 BC के अंदर जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा कि जब कोई मैटर होता है तो मैटर के अंदर इस तरह से ये मैटर है, तो जब हम किसी भी मैटर को तोड़ते हैं, यानी अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटता चला जाता है। उसको हम फिर ब्रेक करेंगे। तो ऐसा इस प्रोसेस को कई बार करने के बाद में एक स्टेज ऐसा आता है जब हम उन पार्टिकल्स को फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो पोर्शन, यानी जो पार्ट ऐसा उस मैटर का हो जिसे हम और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस पार्ट को उन्होंने परमाणु कहा था, जिसे बाद में इंग्लिश में बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम नाम दिया। तो इस समय तक एटम जो था ना, उसको कहा जाता था अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर, यानी मैटर का ऐसा पार्ट जिसे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिविजिबल नहीं हो, उसे हम एटम कहेंगे। तो इसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने करते रहे, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें करी। लेकिन जो 18th और 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट थे लेवाइजियर, इन्होंने जो एक थ्योरी दिया, वो थ्योरी जो है वो आज तक सही है, उसको हम आज तक सही मानते हैं, और वो आज भी जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके अंदर वो प्रूफ होती है। तो ये थ्योरी थी जिसे हम लेवाइजियर, उनके साइंटिस्ट के नाम पर ही इसके हमने नाम दिया है लेवाइजियर थ्योरी। 18th और 19th सेंचुरी के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दिया था। तो ये थ्योरी था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। इस थ्योरी का नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस थ्योरी के अंदर जो पहला चीज़ था वो था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थ्योरी क्या था? इस थ्योरी के अंदर क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जब कभी भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि दो चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्शन होती है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है, उसका वेट यानी उसका मास, और जो रिएक्टेंट है जिन्होंने रिएक्ट किया उनका मास हमेशा बराबर होता है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं कि जैसे मैंने यहाँ पर वाटर लिया, तो वाटर मैंने ले लिया, इसके अंदर 10 ग्राम। मैं यहाँ पर चूंकि ग्राम में बात करूँगी क्योंकि मैं लीटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो मैंने वेट किया, मैंने लिया 10 ग्राम वाटर्स, और उसके अंदर हम लोगों ने शुगर को डिज़ोल्व कर दिया। मान लो 2 ग्राम शुगर हमने इसके अंदर डिज़ोल्व कर दी। तो अब हमारे पास जो शुगर सिरप बना, ये जो शुगर सिरप हमें मिला, ये शुगर सिरप, इसका वेट कितना था? 12 ग्राम। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यानी ये जो 10 ग्राम, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये थे हमारे रिएक्टेंट, और ये हमारा बना प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल होता है। ये किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई भी हो, जैसे हमारी बुक में हमें दिया हुआ है कि इस तरह से एक कॉनिकल फ्लास्क बनाया हुआ है ऐसा, उसके ऊपर एक कॉर्क लगाई हुई है, इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया है हमने,
और इसके अंदर हमने एक ट्यूब और लगा दी है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, इसका लिक्विड यहाँ तक है और इसको भी हमने इस तरह से बंद किया हुआ है। देखो जैसे अगर हम इसके अंदर कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि हमने x ले लिया और इसके अंदर y ले दिया, ठीक है, ये x सॉल्यूशन है और ये y सॉल्यूशन है। जब इनके बीच में रिएक्शन होगा, x और y जो है वो रिएक्शन करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि हम मान लेते x और y है तो हम ले लेते हैं a और b, इसके अंदर प्रोडक्ट बन के आएंगे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि x और y का जो मास है वो a और b के मास के इक्वल ही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये सारा चीज़ जो है ये इसके अंदर रख दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भरा, जिसे अगर हम अपनी बुक के हिसाब से देखें तो जैसे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन भर दिया बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन हमने भर दिया Na2SO4 का। देखो हमने इनको अलग अलग इसलिए रखा है ताकि हम नहीं चाह रहे कि अभी ये रिएक्शन हो। ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये X है और ये Y है, ठीक है। ये हमने X का सॉल्यूशन लिया, ये Y का सॉल्यूशन लिया। अभी हम इस समय इस पूरा प्रोसेस का वेट ले लिए, तो अभी इसका वेट आया, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 20 ग्राम मैंने इसका वेट लिया। इसके अंदर हम इसका फ्लास्क का और ये पूरे सेटअप का हम वेट ले रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर कॉर्क लगा दिया। कॉर्क हमने इसलिए लगाया है कि अगर इस इक्वेशन के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब रिएक्शन होगा तो अगर कोई गैस बनता है तो वो गैस यहाँ से बाहर न निकले। कॉर्क लगाने से क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना वो भी इस फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम लोग इसको शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि ये जो फनल के अंदर जो सामान है वो निकल करके इसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है। अब यानी बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 आपस में इस सॉल्यूशन के अंदर मिल गए हैं। अब जब ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, और इनकी जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा इसके अंदर और बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ये प्रोसीजर हुआ, यानी कि ये बन गया A प्लस B बना। तो जब हम इसका मास काउंट करेंगे तो इसका मास आया था 20 ग्राम, जब हम यहाँ पर इसका मास काउंट करेंगे तो वो भी आएगा 20 ग्राम, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका जो मास है और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका मास हमेशा सेम होता है। तो ये लेवाइजियर का जो थ्योरी था उसका पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो इसका सेकंड आता है, जो सेकंड भाग है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जस्ट अ सेकंड, आई एम राइटिंग डाउन दिस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है या कोई भी कंपाउंड जो है ना, उसका जो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो जिस प्रपोर्शन में होते हैं वो हमेशा उसी प्रपोर्शन के अंदर रहते हैं। उनके अंदर इररेस्पेक्टिव है कि वो कंपाउंड कहाँ पर बन रहा है, कहाँ से मिल रहा है। जैसे कि मान लो हम इसके अंदर पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2O जिसे हम वाटर कहते हैं। तो देखो वाटर जो है ना, उसका मॉलिक्यूल क्या है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन के एटम भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा H2O का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल है ये। अब ये H2O का मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। कांस्टेंट प्रपोर्शन इनका है। देखो
यानी कि एक जब भी हम H2O लेंगे, जब भी पानी हम कहीं से भी ले, चाहे वो नल से लेंगे, चाहे वो समुद्र का पानी ले लें, चाहे बारिश का पानी ले लो, चाहे नाले का पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो, उसके अंदर H2O जो है वो हमेशा, यानी पानी जो है उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन रहेगा। कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो 2:1 का रहता है। अगर हम इनका मास देखेंगे ना, तो मास जो है उसको मैं आगे आपके बढ़ाती हूँ AMU के बारे में। मैं सेकंड टॉपिक अभी यही लेने वाली हूँ आपका, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके अंदर इसी तरीके से ये 2:1 के रेशो में ही मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहे कि इन्वायरमेंट में मिल रही हो, चाहे कि हम कोई कार्बन को जला रहे हों उससे मिल रही हो हमें, या कोई व्हीकल के पॉल्यूशन, जो व्हीकल के अंदर जो स्मोक निकलती है उसमें से मिल रही हो, कहीं से भी मिल रही हो, कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन होती है और वो दोनों जो है वो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, यानी एक कार्बन जो है उससे हम इस तरह से ऑक्सीजन, और इस तरह से एक ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। ये CO2 का मॉलिक्यूल होता है, ये हमेशा ऐसा ही मिलेगा, चाहे ये CO2 इर्रेस्पेक्टिव टू वेयर इट कैन बी फाउंड और वेयर वी विल मेक इट इन द लेबोरेटरी, कहीं पर भी आप इसको बना लो, ये चाहे कितना ही प्योर हो या चाहे ये कितना ही इम्प्योर हो, किसी भी कंडीशन के अंदर CO2 जो है अगर गैस है तो उसका एयर मॉलिक्यूल जो होगा वो CO2 ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर पॉल्यूटेड है तो वो CO हो जाए, या अगर वो ज़्यादा है तो CO3 कार्बोनेट बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गैस है, CO2 है, तो इसका मॉलिक्यूल के अंदर CO2 ही होगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अभी इसको आगे फर्दर मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो देखो, एटम्स जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर मैं बेसिक फॉर्म पे आपको बताती हूँ। एटम्स आप ऐसा चीज़ मानो, या जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो देखो, एटम जो है ना, कि जैसे H2O है तो हाइड्रोजन जो है वो एक एटम हो गया। जैसे H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम है, एक और इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, और एक इसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। यानी एक H2O के अंदर 3 एटम हैं, ठीक है ना। और अगर इसका ये एटम है और अगर हम इन तीनों को कंबाइंड कर दें तो ये एक H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो यानी एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं ना वो एलिमेंट्स के होते हैं। एटम्स आर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, एटम्स हैं। इनके एटम्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और इनका जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, इनका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम्स कहते हैं, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, ठीक है। अब अगर हम ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना, तो ये कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और इस कंपाउंड का जो होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, देखो स्मॉलेस्ट smallest particle of an compound is मॉलिक्यूल। जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल दूँ, जैसे कि H2O। तो अब इसका एक एटम जो होगा ना उसके अंदर, इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर 3 एटम हैं। अभी जैसे CO2, देखो मैं इसको यहाँ पर आपको फर्दर यहाँ पर वापस से बताती हूँ कि जैसे ये H2 है, ये है पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल के अंदर से
3 एटम निकलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन्हें हम कहेंगे एटम। तो अब ये आपको समझ में आया कि एटम जो है ना उनको सिंगल कहते हैं। सिंगल जो एटम्स होते हैं जो किसी एलिमेंट्स के होते हैं, और जब वो आपस में कंबाइंड होकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसका जो सबसे छोटा एटम होगा, उस कंपाउंड का जो सबसे छोटा होगा पार्टिकल, उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। देखो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, लेवाजियर की थ्योरी थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद फर्दर एक डाल्टन जो था वो एक साइंटिस्ट थे। डाल्टन जो थे ना वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में फर्दर हमें और कुछ जो भी उन्होंने थ्योरी दिया, लेवाइजियर ने जो थ्योरी दिया उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के करके उसको प्रूफ किया। उन्होंने बताया कि ये जो भी लेवाइजियर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और उन्होंने अपने फिर 6 थ्योरी हमें और दी। ठीक है, तो इन्होंने हमको 6 थ्योरीज और दी थी डाल्टन ने। तो मैं आपको इसकी थ्योरी जो है वो इसके बुक से ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर थ्योरी है, देखो यहाँ पर आप अपने पेज नंबर 32 पर देखना, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको चलो बुक में ही बताती हूँ वापस से, यहीं पर ही आपको वापस से डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। जस्ट अ सेकंड, यस। तो सबसे पहला जो इन्होंने दिया था, डाल्टन ने कहा कि जो ऑल मैटर्स जो है ना उनका सबसे छोटा पार्टिकल जो है, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ एटम्स। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको डिटेल में अपने पेज नंबर 32 पर पढ़िएगा, आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 32 पर है। तो ये जो हमने है अभी पढ़ाई था कि जितने भी मैटर हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल जो होता है ना, उनका सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको हम सेल कहते हैं। सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई रहती है। तो उसी तरह से मैटर जो है उसका सबसे छोटा पोर्शन जो है वो एटम्स है, और एटम्स के लाखों करोड़ों एटम्स जब मिलते हैं ना तो एक छोटा सा पार्टिकल जो विजिबल होगा मैटर का वो हमें दिखता है। दूसरा था कि एटम्स जो हैं वो अनडिविजिबल हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, एटम्स इज अनडिविजिबल। ठीक है, यानी इसको हम आगे न तो हम इसको फर्दर डिवाइड हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिर इसी के अंदर उन्होंने कहा था इट इज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी इनको हम किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन करा लो, ऐसा नहीं होता कि जैसे हाइड्रोजन जो है ना वो हीलियम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि जो एटम है वो वापस उसी एटम में रहेगा। एक एटम जो है एलिमेंट का उसको हम दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। ये डिविजिबल अनडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते और इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन कराया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा H2O ही मिलेगा, यानी वाटर जो है वही मिलेगा हमें। तो या वाटर मिल सकता है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग आपस मिल सकती हैं, लेकिन जो भी मिलेगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। कोई नया एलिमेंट का जो कोई एटम है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा जो हमने अभी पढ़ा था लेवाइजियर के अंदर। इसके अंदर इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ, ये कौन सा थ्योरी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो गया यहाँ पर, क्योंकि क्या है ये एटम्स आर अनडिविजिबल है। ठीक है ना, और हम ना इनको बना सकते हैं और जितना हम इसके अंदर डालेंगे उतना ही हमको मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूव करता है ये वाला थ्योरी। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड थ्योरी आई डाल्टन की, वो थर्ड थ्योरी थी
जो है ना वो ये था कि एटम्स ऑफ अ एलिमेंट, ये याद रखो, ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे ना वो सब क्या होंगे, आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होंगे, चाहे उनका मास आइडेंटिकल किस किस चीज में होते हैं, ये इन मास भी होगा इनका सेम होगा, और एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी ना वो भी सेम होंगी। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन का एटम है, आप हाइड्रोजन के कहीं से कितने भी एटम ले आओ, एक हाइड्रोजन, ये सब जो होंगे ना वो सारे जो हैं हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनको बताएंगे, इनका मास जो होगा ना वो सेम होगा, और ये तीनों दिखने में एक जैसे होंगे। अगर हम इनको देख सकते तो हम इनको बताते कि एक जैसे, ये आइडेंटिकल होते हैं एक एलिमेंट के, और दूसरे से हमेशा डिफरेंट होंगे, यानी हाइड्रोजन का अलग है और ऑक्सीजन जो है वो आपस में एक दूसरे से सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसके अंदर यही है कि एक एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, एक एलिमेंट के कितने भी एटम्स आप ले लो वो सब एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ जो लॉ आता है वो ये है कि एटम्स जो है ना उनके अलग अलग, मतलब अलग अलग, जो मैंने अभी आपको ये बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, सल्फर का अलग शो करेगा, सोडियम का ले लेंगे तो अलग करेगा, और ये सब एक दूसरे से मास में भी अलग होंगे, इनकी आइडेंटिटी हर तरह से चेंज होगी, इनके मास चेंज होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो ये है कि एटम्स, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स ले लोगे सब सेम होंगे, और अलग अलग एटम्स जो हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब हमारा फिफ्थ जो लॉ आता है वो है कि एटम्स जो है ना वो हमेशा एक रेशो में ही कंबाइन होते हैं। क्या है, एटम्स कंबाइन, जब ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना तब कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स होंगे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होता कि माइनस में चले जाएं या ऐसा कुछ नहीं होगा इनके अंदर, टू फॉर्म कंपाउंड, यानी आधा एटम जुड़ जाएगा या 1.5 एटम जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होंगे टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटम जुड़ा या ऑक्सीजन का, जैसे कि मान लो अगर H2O है तो ये हमेशा H, 2H और एक ऑक्सीजन ही इसके अंदर रहेगा, यानी ये 1:2 के रेशो में, 2:1 के रेशो में रहेंगे। इसी तरह से CO2 है तो CO2 के अंदर कार्बन जो है वो 1:2 का रेशो में इनके अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो फिफ्थ लॉ जो है ये हमारा होता है कि प्रोपोर्शन जो है वो रेशियो जो है इनका हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होता। लास्ट जो है वो है कि कांस्टेंट जो होता है ना, कि जो रिलेटिव नंबर्स हैं, मतलब एक कंपाउंड के अंदर अगर H2O है, इफ H2O, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ये इसी फॉर्मूला में रहता है, ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा दे दिया तो ये H2O2 बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, यानी इनका प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा बराबर रहता है। ये वाला जो लॉ है, 6th लॉ जो है वो हमें एक्सप्लेनेशन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि ये बोल रहा है कि H2O जो है वो उसके अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1 का रेशो, CO2 के अंदर 1:2 का रेशो कार्बन और ऑक्सीजन का, अगर H2O2 है तो उसके अंदर
2:2 यानी 1:1 का रेशो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये डाल्टन ने अपने 6 पोस्टुलेट्स बताए थे हमें, जिनको हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखो एटम्स जो होते हैं ना, उनका हम मास करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि मास ऑफ एन एटम, ठीक है ना, मास ऑफ एन एटम। तो हम एटम इतना छोटा होता है ना कि हम इसका मास जो है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, हम यहाँ पर काउंट कर नहीं सकते। तो मास ऑफ एन एटम जो है ना, उसको काउंट किया जाता है कार्बन के पर्सपेक्टिव में। तो इसके बारे में हमें आगे वैसे फर्दर इसमें डिटेल्ड आने वाला है, तो मैं आपको वहीं पर ही इसके बारे में बताऊंगी। अब यहाँ पर आपके पास ब्लू टिक्स क्वेश्चंस हैं, उनको आप करिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि व्हाट इज़ एन एटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम जो है ना वो होता क्या है। तो एटम क्या है? एटम जो है ना एक बिल्डिंग मटेरियल है। आप समझिए कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें लगानी पड़ती है, एक के ऊपर एक हम स्टैक करते चले जाते हैं और उस तरह से वो बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही कोई भी मैटर जो होता है ना, उसको बनने के लिए, कोई भी कंपाउंड्स को बनने के लिए उसके अंदर एटम्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर वो उसको बनाते हैं। तो एटम्स जो है ना, इसको हम इसी तरीके से कह सकते हैं, एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। इतना छोटा होता है कि हाइड्रोजन जैसे एक एटम है ना, इसको हम 10 की पावर -10, इसकी रेडियाई जो है ना वो मीटर में, जैसे अगर ये एटम है हाइड्रोजन का, इसकी जो रेडियाई है यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो आप देख सकते हो कि ये कितने छोटे होते हैं। तो इसके बारे में ये है कि एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 33 के ऊपर